हरिः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण संतान प्राप्ति में देरी होती है या संतान प्राप्ति में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 to 5 यानी 125 तक के वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूषकांत शर्मा को भी सब्सक्राइब करें और उससे आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर PK शर्मा को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के। आज का हमारा टॉपिक है संतान प्राप्ति में देरी के कौन कौन से योग होते हैं। इनमें कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनमें पहला नियम है, पहली बात तो ये है कि पंचम भाव, कुंडली का जो पंचम भाव होता है उससे संतान का विचार किया जाता है। अब इसमें ये खाली कुंडली है, इसमें पंचम भाव कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव हुआ। अब पहला नियम कह रहा है कि पंचमेश बृहस्पति के साथ केंद्र में स्थित हो तो संतान प्राप्ति में देरी होती है। यानी विवाह के 6-7 साल बाद संतान होती है। देरी का अर्थ ये है। अब उदाहरण के लिए जैसे पहला नियम क्या कह रहा है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। पंचमेश यानी पंचम भाव में जो राशि हो उस राशि का जो स्वामी है वो पंचमेश कहलाता है। जैसे मान लीजिए पंचम भाव ये है, पंचम भाव ये है, अभी बता रहे ये। अब पंचम भाव में यहाँ पर 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो पहली और 8वीं राशि क्रमशः मेष और वृश्चिक होती है और इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं। अब यदि मंगल केंद्र में किसी बृहस्पति के साथ कहीं पर भी हो, केंद्र के भाव कौन कौन से हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। यानी पंचमेश 1 और 8 नंबर की गिनती अगर पंचम भाव में लिखी हो तो पंचमेश हुआ मंगल। अब ये मंगल अगर बृहस्पति के साथ यानी मंगल और बृहस्पति यदि पहले भाव में युति बनाकर बैठे हों या फिर चौथे भाव में मंगल और बृहस्पति युति बनाकर बैठे हों या फिर सप्तम भाव में मंगल और बृहस्पति युति बनाकर बैठे हों अथवा मंगल और बृहस्पति 10वें भाव में युति बनाकर बैठे हों तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति में देरी होती है। दूसरा नियम यह है, बृहस्पति शुक्र और पंचमेश अशुभ स्थिति में हो। अब आप कहेंगे बृहस्पति को क्यों चुना गया। पहले नियम में भी मैंने बृहस्पति की चर्चा की और दूसरे में भी बृहस्पति की चर्चा की। बृहस्पति को इसलिए क्योंकि बृहस्पति मुख्य रूप से संतान का कारक ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है, दूसरा नियम क्या कहता है, बृहस्पति शुक्र और पंचमेश यदि अशुभ स्थिति में हो, यानी ये बृहस्पति शुक्र या पंचमेश इनमें से कोई अस्त हो रहा हो, सूर्य से अस्त हो या पाप ग्रहों की युति हो या इन ग्रहों की जो डिग्री है वो कम हो, यानी 0 1 2 3 हो या फिर पाप ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो या फिर पंचमेश
बृहस्पति शुक्र ये ग्रह जो है छठे 8वें 12वें भाव में बैठे हों या इन भावों पर दृष्टि बना रहे हों या फिर पंचमेश की इन पर दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति में देरी होती है और कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बृहस्पति का मैंने आपको बताया मुख्य रूप से संतान का कारक है और शुक्र जो है जननांग का कारक माना गया है। इससे जनन क्रिया प्रभावित जनन क्रिया को दर्शाता है, प्रजनन को दर्शाता है, इसलिए शुक्र को भी इसमें संतान उत्पत्ति में कारक माना गया है। उसके अलावा पंचम भाव तो जो है संतान का कारक है ही सही। पंचम भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी होगा वो पंचमेश होगा। इस प्रकार से बृहस्पति शुक्र और पंचमेश तीनों ही जो है संतान उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तीनों अशुभ स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि अशुभ स्थिति में हो तो संतान प्राप्ति में देरी होती है या फिर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा नियम यह है, ये केवल महिलाओं के लिए लागू होता है। महिला की कुंडली में यदि चंद्र और मंगल कमजोर हो, यानी चंद्र और मंगल की भी जो मैंने ऊपर स्थिति बताई थी वो स्थिति जो है चंद्र और मंगल की भी हो, तो यानी वह अशुभ स्थिति में हुए, चंद्र और मंगल अशुभ स्थिति में हुए या कमजोर हुए, तो ऐसी स्थिति में गर्भपात होता है। क्योंकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा और मंगल मासिक धर्म को दर्शाते हैं, इसलिए महिला की कुंडली में चंद्र और मंगल का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, शुक्र गुरु और पंचमेश के साथ साथ, अन्यथा संतान प्राप्ति में देरी होती है या बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगला नियम है लग्न दोष हो। लग्न हमारा शरीर है, शरीर ही अगर कमज़ोर होगा, अगर लग्न दोष होगा तो पूरी कुंडली ही कमज़ोर होगी। कुंडली कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है संतान प्राप्ति में समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़ेगा या फिर संतान देरी से प्राप्त होगी। इसलिए लग्न दोष भी नहीं होना चाहिए। होता है तो संतान प्राप्ति में देरी होती है। अगला नियम यह है, शनि पंचमेश होकर छठे 8वें या 12वें भाव में हो। अब शनि पंचमेश कब होगा, ये यहाँ पर 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी होगी, तो पंचम भाव में 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी होगी, वो कब होगा 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यहाँ पे कर्क लग्न में ऐसा होता है। ये पंचम भाव है। 10 या 11 नंबर की गिनती कब आएगी यहाँ पर, जब यहाँ 4 नंबर लिखा होगा अर्थात कर्क लग्न होगा, तो 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 4 नंबर यहाँ पर मान लीजिए 10 या 11 नंबर की गिनती हो। मैं 10 या 11 नंबर की गिनती अगर पंचम भाव में हो तो शनि होगा पंचमेश। अब ये पंचमेश जाकर के छठे 8वें या 12वें भाव में हो तो जो है संतान प्राप्ति में देरी होगी, क्योंकि छठा 8वां 12वां भाव जो है रुकावटों का भाव कहलाता है, अच्छा भाव नहीं कहलाता। तो पंचमेश छठे 8वें 12वें भाव, शनि अगर पंचमेश हो और वह छठे 8वें 12वें भाव में हो तो संतान प्राप्ति में देरी होती है, क्योंकि एक तो छठा 8वां 12वां भाव शुभ नहीं माना जाता है और शनि जो है देरी का कारक ग्रह है। अगर यह पंचमेश होगा तो जाहिर सी बात है कि संतान उत्पत्ति में
देरी का कारण बनेगा। यानी पंचम भाव में 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी होगी तो ऐसा होगा। अब अगला नियम कहता है पंचमेश की राहु केतु या शनि से युति या दृष्टि संबंध हो तब भी संतान प्राप्ति में देरी होती है। पंचमेश यानी पंचम भाव में जो भी अंक लिखा होगा उस राशि का जो स्वामी होगा वो यदि राहु के साथ हो या केतु के साथ हो या शनि के साथ हो, इन तीनों में से किसी के भी साथ हो या फिर इन तीनों में से किसी की दृष्टि पंचमेश पर पड़ रही हो, यानी पंचम भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी पर राहु केतु या शनि की दृष्टि हो या ये युति बनाकर बैठा हो पंचमेश इनके साथ में, तो भी संतान प्राप्ति में देरी का सामना करना पड़ता है। आगे बात करते हैं। अगला नियम है छठे 8वें 12वें भावों का स्वामी पंचम भाव या पंचमेश से या बृहस्पति से कोई संबंध बना रहा हो, यानी छठे 8वें या 12वें भाव में जो भी राशि हो उस राशि का जो यानी इस घर में जो भी राशि हो या यहाँ पर जो भी राशि हो, जैसे मान लो यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली मान लेते हैं तो 4, हाँ ये मान लीजिए जो भी कुंडली हो छठे भाव का जो भी स्वामी होगा, जैसे 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी होगी तो छठे भाव का स्वामी होगा 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी होगी पंचम भाव में, तो पंचम भाव का स्वामी मंगल होगा। अब ये मंगल अगर पंचम भाव है और इसकी दृष्टि पंचमेश और ये जो है पंचमेश होकर के छठे 8वें 12वें भाव में हो, इसी प्रकार से पंचम भाव में 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी हो और शुक्र जो है छठे 8वें 12वें भाव में हो और 3 या 6 नंबर की गिनती लिखी हो और बुध छठे 8वें 12वें भाव में हो, इसी तरह 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हो पंचम भाव में और शनि छठे 8वें या 12वें भाव में स्थित हो या इन भावों पर दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति में देरी का सामना करना पड़ता है। अगला नियम यह है सप्तमांश कुंडली में यदि पंचम भाव पंचमेश बृहस्पति शनि राहु केतु की भी यही स्थिति हो, यानी ऊपर जो 7 नियम बताए गए हैं, ऊपर जो हमने 7 नियमों की चर्चा की है वो सारे नियम या इनमें से कोई भी एक नियम यदि सप्तमांश कुंडली पर भी लागू हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति में देरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए या संतान के बारे में गहराई से अध्ययन करने के लिए सप्तमांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से विवाह के बारे में गहन अध्ययन के लिए नवमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से संतान उत्पत्ति या संतान के बारे में गहन अध्ययन के लिए या गहराई से अध्ययन के लिए सप्तमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। यदि सप्तमांश कुंडली में भी यही स्थितियाँ हों तो भी संतान प्राप्ति में देरी होती है। यदि मान लीजिए लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तब तो सप्तमांश में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, सप्तमांश कुंडली को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लग्न में कोई ना कोई अशुभ ग्रह या ये स्थितियाँ दिख रही हों तो सप्तमांश कुंडली में भी यह स्थिति अगर हो तो संतान प्राप्ति में अत्यधिक विलम्ब होता है। 45 साल की उम्र में संतान उत्पत्ति होती है। और यदि सप्तमांश कुंडली में तो यदि ग्रहों की स्थिति इनकी स्थिति अगर सही हो तो थोड़ा कम विलम्ब होता है संतान प्राप्ति में। इसलिए सप्तमांश कुंडली में भी
बृहस्पति, शुक्र और पंचमेश का मजबूत होना आवश्यक है। यदि ये कमजोर होंगे सप्तमांश कुंडली में तो संतान प्राप्ति में और विलंब होगा। इसके अलावा एक नियम और है, यदि पंचम भाव पर शनि, राहु, केतु स्थित हो या पंचम भाव पर इनमें से किसी की दृष्टि हो, ये पंचम भाव है। यदि 10 या 11 नंबर के अलावा कोई और गिनती लिखी हो और यहाँ पर शनि, राहु या केतु हो या फिर इनकी दृष्टि पड़ रही हो, जो कि राहु के इनके शनि की दृष्टि होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं, और राहु केतु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर ये दृष्टियाँ अगर पंचम भाव पर पड़ रही हों तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। तो आशा करता हूँ आज आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा कि संतान प्राप्ति में देरी कब होती है। आगे अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।